उसके बाद आप लोग एक काम करेगा, इन द मीन वाइल आप वो सीरीज़ देखिए, इट्स ऑफ 24 ऑड एपिसोड्स। लेकिन हाँ, वो एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो पॉलिटिकल एंगल दिया हुआ है उसमें, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक आपको टाइमलाइन समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है। बिकॉज आई बिलीव ऑडियो विजुअल एड्स आर मच मोर इफेक्टिव, एंड आप जब तक उसको करोगे मैं नोट्स भिजवा दूँगा, ठीक है। तो दो चीज़ हो जाएंगी, एक बार हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको टाइमलाइन समझ में आ रही है। अगेन आई एम सेइंग वेन एवर वी टॉक अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, हमको लगता है कि हमें पॉलिटिकल एंगल पढ़ना है, हमें पॉलिटिकल एंगल नहीं पढ़ना है। लाइक अभी हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम साइंस टेक की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, है ना। सो इन दिस मैनर, सो अभी गिव इट अ हॉल्ट फॉर 1 वीक आई बिलीव बिफोर यू विल ज्वाइन, यू नो, नेक्स्ट वीकेंड जब आएंगे तो आपको नोट्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक। इन द मीन वाइल आपको 24 एपिसोड्स हैं, जो समझ में आए देखना, जो नहीं समझ में आए मत देखना। और जिसको ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है, और एक और बुक है बियॉन्ड द लाइन्स, इट्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ कुलदीप नैयर, वो भी अच्छी किताब है, वो आप उसको भी थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी सी कम बल की है, मतलब इतनी है वो, है ना, बिकॉज इट्स हिस्ट्री, इट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट विल टेक टाइम। खैर, कमिंग बैक, हमने साइंस टेक की बात की, लेकिन यू नो बिगर चैलेंज वाज, जो हमने इनिशियली बात की थी, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। एंड समवेयर अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, इंडियन सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी इज़ मच मोर ऑफ एन इमोशनल, यू नो, हैविंग दैट इमोशनल टच इन इंडियन कंटेक्स्ट। सबसे पहले जो सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें या सोशल चेंज की बात करें, द बिगेस्ट एजेंडा एंड दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन अ वेरी नाइस मैनर, एंड दैट वाज लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मीन्स अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। एवरीवन न्यू व्हाट इज ज़मींदारी सिस्टम, क्या है? पूरे जो गांव की लैंड थी वो जमींदार के पास थी, और पीजेंट्स काम को थे, और वो जो प्रिंसली स्टेट था उसको टैक्स पे करता। अंग्रेजों को प्रिंसली स्टेट कितना टैक्स पे करते थे? हर स्टेट का, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि उन्होंने हर प्रोविंस के लिए, हर रीजन के लिए वो फिक्स कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होगा, उसका 10/11 जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के पास जाता था, 1/11 जमींदार खुद रखता था। Although this zamindari was named as permanent settlement, but it was not permanent in nature, क्योंकि this was based on how a zamindar submits deposits his taxes. If he fails to do so, his zamindari was taken back and that was auctioned, है ना। So zamindar exploit कर रहा था peasant को, क्यों? अगले साल by chance उनको ये डर रहता था कि if in case there is a drought condition and there is a crop failure, what I will do if I'll fail to deposit my tax? My zamindari will be gone. So what happened? He used to, you know, there was an exorbitant tax extraction from the peasants. That's why हमने यहाँ भी लिखा that peasantry was heavily taxed, not by the Britishers, but actually it was zamindar. Why zamindar was so important to Britisher? Okay. It was not just about collection. Actually, they were great visionaries. What Britishers did, that was okay, stratification हुआ society का, लेकिन through a handful of zamindars, first of all they were able to control the whole population. Fine. Second, they created a class amongst Indian who was rich, who was in power, and who was loyal to Britishers. They created a rich, loyal class amongst Indians who were loyal to whom? The Britishers. That was more important of zamindari system. While Pakistan is a failed state, we always say, leaving the sentimental parts behind, if we see Pakistan as a neutral person, we'll call Pakistan a failed state. The reason, they have still not abolished zamindari. जागीरदारी आज भी चलती है वहाँ पे, अभी भी है। इंडिया ने सबसे पहले, हमारा पहला अमेंडमेंट होता है
कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 9 इंट्रोड्यूस होता है. एनीथिंग विच इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 9 is immune to judicial review. It is immune to judicial review, and land reforms were put into that. And that is the first time, why we call land reforms is more of a social change rather than an economic change. What I'm saying is, I am talking about social reforms or social challenges that we face, and the first step taken was, I believe, land reforms. Why land reforms we are talking is more of social in nature rather than economic. That bridged gap between rich and poor. Okay. तो प्रेजेंटली को एम्पावरमेंट है, जो लैंड वो सो टिल करते वो उनका हो गया. हाँ. और what was social in this? स्ट्रक्चरली डिस्ट्रक्ट हो गया ना. देखो, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ब्रिटिशर्स ने किया था, ज़मींदार को बहुत बड़ा बना दिया था, हमने ज़मींदार को ख़त्म किया. और यस, उस डोमिनेंस को और एहसास दिलाया किसान को कि यू आर द रियल टिलर्स ऑफ द लैंड, यू आर द रियल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड. बट स्टिल अगर आप कहें ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश होता है, लैंड रिफॉर्म्स आते हैं, लेकिन स्टिल अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था दैट अराउंड 80% ऑफ द फार्मिंग लैंड इज़ विद लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स. वाई सो दैट ज़मींदारी was, although on paper it was abolished, but still on grounds there was a huge gap. Why? पहले तो लाइक इंडियन स्टेट वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू टेक ऑन द जमींदार्स. Okay. और सेकंड वाज इम्प्लीमेंटेशन जो ऊपर. सर तभी इंडिया की आर्मी 5 लाख थी सर, और जो जमींदार थे उनके पर्सनल 2 गार्ड्स थे, और उन लोग की संख्या मतलब वो 11 लाख थे सर. तो ऐसा देखा जाए तो वो इंडियन आर्मी को इम्पोर्ट नहीं कर सकती. देखो, एक और रीज़न था. They were powerful. They were politically powerful. There were many zamindars who were sitting in the provincial councils, provincial assemblies and national assembly. बहुत से ऐसे ज़मींदार थे जो पार्लियामेंट में बैठे थे. पहली चीज़. And in India, we can say that anything which is always bringing a drastic social change always require a strong political will. दैट स्ट्रॉन्ग, ऑल्दो ऑन पेपर ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, सब कुछ किया, लेकिन वो एक इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट था वहाँ कहीं ना कहीं हम लैक हो गए. पहली चीज़. दूसरी चीज़, इन इंडिया वेन एवर वी हैव अ लॉ इट ऑलवेज हैव अ लूप होल. डेलिबरेटली द लिमिट ऑफ सीलिंग वॉज केप्ट हाई. इतनी ज़्यादा रखी कि बहुत सारे ज़मींदार उसके अंदर आ ही नहीं रहे थे. मतलब लेट्स से इफ इट वाज 1000 एकड़ तो वो किसी ने 90 एकड़ एंड ऑल दैट. पहली चीज़. दूसरी चीज़, as I told you that many zamindars who were sitting in the parliament and state assemblies, what happened that they realized, they had an anticipation that something is like this is going to happen. उससे पहले ही उन्होंने अपनी लैंड होल्डिंग नीचे ले आए थे. वो कैसे? आपने वाइफ के नाम कर दी, अपने बच्चों के नाम कर दी, ये कर दी. तीसरी चीज़, लैंड रिकॉर्ड्स किसका सब्जेक्ट है? और वो आया वहाँ से. स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन नहीं था. बंगाल और यूपी में, बंगाल बिहार यूपी में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था. स्टिल मैनी कितने ऐसे लैंड थे जिनका रिकॉर्ड्स ही नहीं मिला. अब जिनका रिकॉर्ड नहीं मिला वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. सो देयर वाज अ लैकुना इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ऑल्दो इट्स अ ग्रेट स्टेप सोशली एंड इकोनॉमिकली एज वेल, क्योंकि किसान को अब उसके जो प्रोडक्शन है उसका रियल प्राइस मिलना शुरू हुआ, उसे एक रिकग्निशन मिला, ओनरशिप मिली. और जो एक फ्यूडल सोसाइटी थी कहीं ना, देखो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज मोर ऑफ अ सोशल चेंज, क्योंकि इंडिया एक जो एक फ्यूडल माइंडसेट था, एक फ्यूडल सोसाइटी थी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसके एक्सपेंशन पे तो रोक डेफिनेटली लगी. फाइन. They are always conquer it in the courts. they Against as the breach of the fundamental rights. yes, at that time right to property was a fundamental right. At that time right to property was a fundamental right. They went to court, है ना, वो था. लेकिन ये तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एक जो ब्रॉडर सोशल और एक जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ फ्लॉ था, वहाँ डेफिनेटली फ्लॉ था. दूसरा सोशल चेंज, द लेबर लॉज. पहले तो लैंड रिफॉर्म्स. देखो,
Nehru's ideology was inspired by socialism, but उनका क्या कहना था? What is the difference between, first of all, I'll ask you something before coming to labor. What is actually the difference between the international concept of socialism and what the socialism which is being practiced or which is being followed in India? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और इंडिया में स्टेट का रोल ज़्यादा हो गया नहीं. See, normally what ideally socialism, it talks about distribution of resources or rather equality of, you know, but in India we don't talk about equal distribution of resources, we talk about equality of opportunity. This is the difference, this is a major difference. इंडियन सोशलिज्म का जो कंसेप्ट नेहरू ने अडॉप्ट किया, क्योंकि नेहरू ने पहले कहा ना, बोले सोशलिज्म टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वी डोंट हैव वेल्थ, वी हैव पॉवर्टी. So that's why we came up with something new. That's why अगर आप कहो ना इंडिया को क्लासीफाई करो सोशलिस्ट में या कैपिटलिस्ट में या नहीं, इंडिया इज अ प्रोटोटाइप ऑफ इटसेल्फ. आप उसे किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर नहीं कह सकते कि इंडिया ये है. हमने हर चीज़ को, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, जैसे फ्रॉम रशिया, फ्रॉम यूएसएसआर, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूके, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फ्रॉम जर्मनी, हमने हर चीज़ कहीं ना कहीं से. तो आप उसे, जैसे हम कहते हैं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल, a constitution of its own type, sui generis. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने तरीके का एक है, उसको आप किसी एक पर्टिकुलर साँचे में नहीं ढाल सकते, वो नहीं कह सकते आप ये है. तो सोशलिज्म. अब आप एक बात बताओ, कम्युनिज्म का मार्क क्या है, सिंबल क्या है? द सिकल एंड द हैमर. तो पहले फार्मर की बात की, दैट इज द सिकल, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द हैमर, देन वी टॉक अबाउट लेबर लॉज. क्योंकि जो लेबर लॉज थे, जो फैक्ट्री लॉज थे, अगेन एनी लॉ विच वॉज मेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, any law that was made at that point of time, it was having a colonial tilt, it was always favoring British or the colonial powers. लेबर्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी. दैट्स वाई DPSP में भी उसको इंक्लूड किया गया. आप कहेंगे तो बॉन्डेड लेबर और ये फंडामेंटल राइट्स में भी उसे इंक्लूड किया गया. एंड द लेबर लॉज वर अमेंडेड सो दैट द वर्किंग क्लास, नो, जब भी हम कहते हैं ना कि क्या हुआ 70 साल में बहुत कुछ हुआ. किसानों ने, मजदूरों ने बहुत मेहनत की. ये डैम्स, ये ब्रिजेस, ये रेलवे लाइंस ऐसे ही नहीं बन गई. when 1979 में डॉक्टर कलाम का बड़ा अच्छा एक स्पीच पढ़ रहा था मैं उसका, that he was the project director of PSLV 3, फर्स्ट टाइम इंडिया जो मिशन भेज रहा था. एंड डॉक्टर सतीश धवन वॉज इसरो चेयरमैन. 2 मिनट पहले कंप्यूटर शो करने लगा. इट स्टार्टेड नॉट इवन 40 seconds बिफोर. डॉक्टर कलाम सेड, पीपल सेड कि नहीं, गो ऑन. मतलब there was a conflict. He was project director. He said, okay, even he neglected the signals from the computer. And he said, okay, carry on. वो जाना था स्पेस में, चला गया बे ऑफ बंगाल में. We started from there. Must have seen the pictures that rocket parts are taken on bullock carts. हमने वहाँ से शुरू किया ना. आज 3,84,400 किलोमीटर is the distance between moon and earth, and we missed by 2.1 kilometers. It's a huge achievement, and that is not something which has came up in past 5 years or past decade. No, ये मजदूर काम कर रहा था और इनको उनका ड्यू एडवांटेज, उनको ड्यू प्रोटेक्शन देना, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिजर्वेंस देना ज़रूरी था. एंड दैट्स व्हाई दे लेबर लॉज वर अमेंडेड हेविली इन फेवर ऑफ वर्कर्स. अब चाहे अंग्रेज़ हों, चाहे मुगल्स हों, चाहे कोई हो, चाहे आज की गवर्नमेंट हो, इम्पॉर्टेंट क्या है, चल किस पे रही है? टैक्सेशन पे. मेन सोर्स ऑफ इनकम है. टैक्सेशन रिफॉर्म्स आए एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. अगेन एन इकोनॉमिक, अ सोशियो इकोनॉमिक चेंज. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, what is progressive taxation? Income increases tax. What are the 3 types of taxation? Progressive, regressive, proportional. Yes, progressive, regressive and proportionate. Proportionate का मतलब होता है पूरे कंट्री में या पूरे सिस्टम में एक टैक्स सिस्टम होना, सबको लेट्स से 5% या 10% अपने इनकम का टैक्स देना है. रिग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी रेट ऑफ टैक्सेशन कम होता जाएगा.
जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में होता था, द 3 स्टेट ऑफ द सोसाइटी, वहाँ पे जो सबसे लोअर था और सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा था. बट नेहरू अडॉप्टेड समथिंग एल्स, इंडिया अडॉप्टेड समथिंग एल्स, एंड वी कॉल दैट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, वेयर as your income increases your rate of taxation will also increase. ये ठीक है, इकोनॉमिक चेंज. सोशल चेंज कैसे हुआ? सी व्हेन वी से कि हमें इंडिया को सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड इमोशनली इंटीग्रेट करना था, यहाँ पे इस तरीके का एक टैक्सेशन सिस्टम जो गरीबों को, जो एक लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी था, जो लोअर इनकम ग्रुप था, उससे ये भी लग रहा था कि हम पे ज़्यादा बर्डन नहीं है, हम पे ज़्यादा बर्डन नहीं है. दूसरा, Even they are contributing to the they had the feeling that we are contributing in nation building. Yes. आप कुछ क्वेश्चन पूछे थे? Hmm. क्या क्वेश्चन पूछे? That I said that okay, giving progressive taxation is an economic decision. Adopting progressive taxation system is an economic decision. But why it was, I term that as a socio-economic decision. Why? क्योंकि जब अपन टैक्स लेते हैं लोगों से जिसकी इनकम इंक्रीज होते जा रही है और सर तो उससे अपने कंट्री का इनकम बढ़ जाता है और वो अपन बजट में गरीबों के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, तो वी आर इंक्रीजिंग द सोशल स्टेटस. Apart from that, other thing, जो yes, स्पेंडिंग का एडवांटेज सबको होता है. पब्लिक स्पेंडिंग का एडवांटेज सबको होता है, पहली चीज़. लेकिन देखो, इसमें सोसाइटी में एक इक्वालिटी की फीलिंग आ रही थी. कैसे? ठीक है, हम आई बिलोंग टू अ लोअर इनकम ग्रुप, बट स्टिल आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द, ऑल्दो इन अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, बट स्टिल देयर इज सम. और वही चीज़ थी ना कि लोगों को इमोशनली आइडिया ऑफ इंडिया से अटैच करना है, लोगों को इमोशनली आइडिया ऑफ इंडिया से अटैच करना है. फाइन. अनदर मेजर स्टेप दैट नेहरू टुक वाज planned economic development. Planned economic development. Now, what is this planned economic development? The concept of 5-year plan we took it from Soviet Union. ठीक है, हर 5-year plan का एक फोकस था. जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो देयर यू विल कम अप विद दिस इन डिटेल. हम इसको हिस्टोरिकल पॉइंट से ही देख रहे हैं अभी. हर 5-year प्लान का एक आइडिया था, एक फोकस था. लाइक फर्स्ट 5-year प्लान वाज एग्रीकल्चर, फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर. सेकंड वाज ऑन इंडस्ट्री. थर्ड अगेन वी पुल बैक टू एग्रीकल्चर. चला, लाइक सेकंड में महालनोबिस का बहुत बड़ा रोल था, नेहरू महालनोबिस मॉडल. फर्स्ट वाज बेस्ड ऑन हेराल्ड डोमर मॉडल. इस तरीके से हमने एक प्लान्ड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बनाई. नेहरू इज क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस रीजन. प्लान्ड, उनका कहना था कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है. What they term that this is the critics, they term that this is a very slow process, but still Nehru said, I know that this is a slow process, but this will definitely give results in coming time. क्योंकि हम एकदम से अपने आप को ओपन अप नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने एक बार ओपन अप किया था 1605 में, 1947 तक चला वो. हाँ, obviously it was Jahangir gave permission. वहाँ वो no, sometimes very minor moments in history create a huge effect. Just that one moment when Jahangir said yes, you can come in. What if he would have said no? हम अभी कुछ और पढ़ रहे होते या कुछ और कर रहे होते, कुछ भी हो सकता था. We don't know. So once we had opened up the economy, we have said कि आ जाओ, लेकिन we know the effect. So we were very reluctant. That's why we talked about import substitution, कि हम हर चीज़ खुद बनाएंगे. प्रोसेस स्लो था, उसका नुकसान भी होता था कि जब तक हम उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचते थे, वो आउटडेटेड हो जाती थी. हम जब तक एक टेक्नोलॉजी का प्रोटोटाइप डेवलप करते थे, इट बिकेम आउटडेटेड बाय दैट टाइम. देन अगेन, सो दैट्स वाई. बट स्टिल समटाइम्स लाइक आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनिशियल स्टेजेस में बहुत स्लो है, पता नहीं चलता ना क्या कर रहे हैं. कितने लोग एक पॉइंट पे आके अगर क्लूलेस हो जाते कि क्या हो क्या रहा है. नहीं, बी ऑनेस्ट, सभी ऐसे हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद आके क्लूलेस. लेकिन एक चीज़ बताऊं, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन के शुरू के 4, 5, 6 महीने कंसिस्टेंसी शो की, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट.
Don't worry about the outcome. If you have shown consistency, after 6 months you realize that you have done a lot. Slow process है, मानता हूँ, लेकिन वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ना उस स्लो प्रोसेस में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल, भोपाल में देयर इज़ अ पार्ट ऑफ NH12 विच इज़ पासिंग थ्रू द सिटी, और देयर वाज अ रेलवे क्रॉसिंग, तो वहाँ पे ओवरब्रिज बना और 2 ओवरब्रिज उसी के फ्लाईओवर्स और बने. पहली बारिश हुई और मतलब आई वाज सो शॉक्ड कि ये 3 फ्लाईओवर्स, होल हाईवे 6 लेन विद सर्विस रूट्स, दैट ऑल वाज क्रिएटेड इन 11 मंथ्स. मतलब लगा कि क्या एफिशिएंसी है. ब्रिज ओपन होते हैं, एक बारिश होती है और वो जो साइड की इंटरलॉकिंग होती है पहली बारिश में सारी खुल जाती है. अगेन अब क्या करना पड़ रहा है पता है उनको, वो पूरा फ्लाईओवर फिर से डिग आउट करना पड़ रहा है, वो पूरा फिर से कंस्ट्रक्ट होगा. जल्दबाजी थी. 11 मंथ्स में. कैन इमेजिन इंडिया, हम फेमस हैं या इनफेमस हैं जिस चीज़ के लिए कि हम बहुत स्लो काम करते हैं, हमारे 11 महीने में रोड 2 लेन रोड्स 8 लेन में कन्वर्ट भी हो जाता है, 3 फ्लाईओवर बन के चालू भी हो जाते हैं. 11 मंथ्स. पहले तो लगा यार कितना अच्छा हो गया. एक बारिश हुई और वो जो साइड की इंटरलॉकिंग थी वो खुल गई, वो मिट्टी उसमें जो नीचे मिट्टी भरी थी ना वो सब बाहर आने लग गई. That whole road was abandoned. And again, so don't do this in your life. If they would have waited for 4 more months, I believe, if they have given enough time for that filled soil to settle down, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती. ठीक है, कुछ प्रोसेसेस स्लो होती हैं लेकिन वो कॉन्क्रीट होती हैं. एंड दैट अप्लाइज टू प्रिपरेशन ऑल्सो. इनिशियल लगता है ना क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नोट्स, कहाँ बुक्स, NCERT ख़त्म नहीं हुई, वो विपिन चंद्रा वेट कर रहे हैं, उधर रमीला थापर वेट कर रही हैं, लगता है ना. लेकिन इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर आप उसे क्रॉस कर लेते हैं विथ कंसिस्टेंसी एंड विथ योर डिटर्मिनेशन, आप बहुत आगे निकल गए. क्योंकि मेजॉरिटी जो प्रिपरेशन में 10 लाख लोग बैठते हैं ना, उसका 70% यहीं ब्रेक डाउन हो जाता है. That is the point which starting always creates the difference. It is not how you'll behave in your last 3 months, from March to June. वो उतने क्रूशियल नहीं है जितना आपका ये पीरियड क्रूशियल है जो स्टार्टिंग का है, अभी का है. दिसंबर तक इसने कंसिस्टेंसी बना ली, वो आगे निकल जाएगा. कई वो उल्टा सोचते हैं कि प्रीलिम्स आएगा तब देख लेंगे, नहीं. यहाँ जितना कॉन्क्रीट लेके चलोगे ना वहाँ उतने ज़्यादा बेनिफिट में होगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एवरीथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू. लेकिन अगर आपका जो कंसेप्ट, जो ओवरलैपिंग कंसेप्ट है, जो प्रीलिम्स में भी है, जो मेंस में भी है, अगर आपने उसको यहाँ स्ट्रॉन्ग कर लिया ना स्टार्टिंग के 4 महीने में, एंड देयर इज़ नो सप्लीमेंट टू रीडिंग, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली. चाहे कितने ऑनलाइन वीडियोज़ आ जाएँ, कितने ऑनलाइन लेक्चर्स आ जाएँ, जो बुक रीडिंग का एडवांटेज है उसका सप्लीमेंट कुछ भी नहीं है. आज भी मैं NCERT पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कुछ नया मिला है. सो दिस इज, नेहरू वॉज क्रिटिसाइज्ड. जैसे आप लोगों को, and I really congratulate everyone who says that I am preparing for UPSC. You have taken a step, you have decided for something which others don't even dare to think. दूसरे डिमोरलाइज करते हैं ना, क्या कर रहे हो, IAS है, नहीं होगा, मुश्किल है. लेकिन then also you have taken a step and you deserve a congratulation on this part. तो इसको मेंटेन भी करना है, वो होने दो. वो कौन सी मूवी थी, कहता ना वो कि जब क्रिटिसिज्म बढ़ने लगे तो समझ तरक्की कर रहे हो. दैट्स ट्रू. Why people are jealous of you? Because they see in you what they can never become. भाई वो पाकिस्तान का मिनिस्टर मजाक उड़ा रहा था अभी, पहले खुद तो बन जाओ उस लायक. 3,84,000 किलोमीटर में हम 2.1 मिस कर गए पहले अटेम्प्ट में. शुड बी प्राउड ऑफ दिस. And that was what that lander and rover was just 5% of the experiment. 95% हम अभी भी सक्सेस रेट पे हैं. ऑर्बिटर हमारा अच्छा चल रहा है. So there was criticism of Nehru when he started this slow planning process कि डैम बनेंगे, फैक्ट्रीज बनेंगी, स्टील प्लांट्स बनेंगे. That was slow. But he said no, this will definitely give results, and you can see economic planning 2017 तक चली.
एंड आई बिलीव इकोनॉमिक स्लो डाउन का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है दैट वी हैव डाइग्रेस्ड फ्रॉम द प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। एक आउटलाइन रहता है, एक आउटलाइन रहता है कि भैया ये करना है, ये करना है, ये करना है, जब ये हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। तो जो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, नेहरू अडॉप्टेड फॉर दैट मॉडल, एंड इन दैट प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही said that rapid expansion of public sector will be the most important and crucial part in this economic development. Public sector means yes, उसी दौरान आप देखेंगे कोल इंडिया तो बहुत बाद में, दिस स्टील अथॉरिटी और इंडियन ऑयल और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने लगी। आप पहले देखेंगे तो सारी मेजॉरिटी कंपनीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर की थी। तो नेहरू का ये मानना था कि इस प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए और रादर मेक इंडिया टू ब्रिंग इंडिया ऑन अ प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इज वेरी क्रिटिकल। आज भी देख लीजिए रेलवेज, इसरो क्या है? इज इट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? नो। DRDO, HAL, is a long list and they are still performing and they are performing well. So ये धीरे धीरे ये एक देश, फिर मैंने कहा ना, एक रॉटन स्केलेटन अंग्रेज हमारे लिए छोड़ गए थे, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हमने उस पे एक इमारत बनाना शुरू किया। When we come to another part, एक कास्ट, हमने पहले चीज़ मैंने बताया था, कम्युनलिज्म था, कास्टिज्म और ज़्यादा। कम्युनलिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग। कम्युनलिज्म जब आता है ना तो वो मतलब इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द बेसिक सोशियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म? कम्युनिज्म सांप्रदायिकता की तरफ से है, कास्टिज्म हम इंडिविजुअल कम्युनिज्म इज एक मतलब ग्रुप है, उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज। कम्युनिज्म मतलब जाना होगा नहीं, हाँ, कम्युनिज्म नहीं, कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता। हाँ, तो सांप्रदायिकता के अंदर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन या कुछ मतलब आइडियोलॉजी, जैसे बोलते हैं ना, रिलीजन पकड़ो नहीं तो कोई भगवान की मतलब डिवोशनल ऐसे श्रद्धा रखते हैं ना, तो हाँ, उस हिसाब से डिवाइड करते रहते हैं, उस हिसाब Okay. से सोसाइटी को ये करते हैं। एंड व्हाट इज कास्टिज्म? कास्टिज्म इज आइडेंटिटी, मतलब एक जात का पर्टिकुलर ग्रुप सेक्शन, उस हिसाब से उसका आइडेंटिटी बेस्ड सेपरेशन, आइडेंटिटी बेस्ड सेपरेशन विद इन सोसाइटी। एक एक्सप्लिसिट है, कौन सा एक्सप्लिसिट है, कौन सा इम्प्लिसिट? कम्युनिज्म एक्सप्लिसिट है और कास्टिज्म इम्प्लिसिट है, मतलब एंट्रेंस होता है बेनिफिट ऑफ रिलीजन। Communism involves violence. यस। Violence. कास्टिज्म ऑल्सो, यू गो टू यूपी एंड बिहार, नहीं ऑब्वियसली आज भी वहाँ कुएं अलग हैं, ठीक है, गांव का इलाके अलग हैं कि ये मोहल्ला इसका, ये मोहल्ला इसका। आप यूपी बिहार, आप इधर नॉर्दर्न इंडिया में चले जाइए, आप वहाँ कई ऐसी कास्ट हैं जो घोड़े पे बैठ जाए तो वो अपर कास्ट वाले गोली मार देते हैं कि तुम्हारा हक नहीं है इस पे बैठने का। आज भी, आई एम टॉकिंग ऑफ 2019, वायलेंस इज इन्वॉल्व्ड। कंटीन्यूअस वायलेंस एंड डिस्क्रीट वायलेंस, मतलब स्पॉट्स तो होता है। See, communalism up to now is somewhat which is sudden. Casteism is deep rooted. क्योंकि वो एक पता नहीं कहीं मैंने पढ़ा था, जो कभी नहीं जाती उसे ही जाति कहते हैं। That's true. It's nothing to, you know, लेकिन ये एक बहुत डीप रूटेड इंडियन सोशियोलॉजिकल सिस्टम को समझाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सेक्युलर तो हैं ऑन पेपर, कम्युनल राइट्स ऐसा नहीं है हमारे कंट्री में नहीं। 1857 के बाद देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स इन इंडिया, बट कम्युनल राइट्स इज मोर अबाउट डोमिनेंस। कम्युनलिज्म इज मोर अबाउट डोमिनेंस एंड कास्टिज्म इज मोर अबाउट एग्जिस्टेंस। गॉट द डिफरेंस? कास्टिज्म में, और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए लाइक अनटचेबिलिटी वॉज वेरी वाइड स्प्रेड, एंड अनटचेबिलिटी हैड टू डू नथिंग विद प्रोफेशन, रीजन और रिलीजन, इट वॉज प्योरली कास्ट बेस्ड। अनटचेबिलिटी जो थी वो प्योरली कास्ट बेस्ड थी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया।
17. Yes. We come up with the special provision for STs and SCs, National Commission for SCs and STs, है ना. तो यहाँ कोशिश की गई कि ये जो एक कास्ट रिडन आइडेंटिटी बेस्ड एग्जिस्टेंस बेस्ड सोशोलॉजिकल फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, इसको तोड़ा जाए और एक नए इंडिया को, एक नए हिंदुस्तान की रचना की जाए जहाँ ये कास्ट नहीं हो. इसके लिए रिजर्वेशन का भी कंसेप्ट आया लेटर ऑन. क्यों? क्योंकि जो बैकवर्ड्स थे. I personally I am very much disappointed with the word backward. I feel that the correct word is suppressed. We should change this terminology. Suppressed हैं, backward कैसे कह सकते हैं आप किसी को? वो suppressed class है, socially भी, educationally भी, financially भी. जो भी backward classes हैं, हम उनको बैकवर्ड नहीं कह के, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उन्हें पिछड़ा ना कह के, वो सप्रेस्ड क्लास है. हम यूज करते हैं ना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. यू यूज दिस इज इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज देयर. वो जो सप्रेस क्लास है ना सर, वो पुराने ज़माने में बोल सकते हैं. जिस समय जानबूझ के वो सब चीज़ें की गई, उनको ये नहीं दिया गया, कोई मतलब चांस, अपॉर्चुनिटी नहीं दी. मगर इस करंट सिचुएशन में हम उसको सप्रेस नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इतना. बट व्हाट इज द रूट ऑफ करंट सिचुएशन? करंट सिचुएशन का वो हो गया पूरा पुराना वाला है. पर अभी सिचुएशन बहुत चेंज हो गई ना सर. Which point determined it वो हो गया? Which point determined कि वो हो गया? क्या हो गया? The situation has got over. Let it be a healthy debate. Don't fall into the trap. पुराने ज़माने में कैसा था ना कि सर उसको अलग ही नहीं करते थे. हाँ. कास्टिज्म था, वो तो उसके ऊपर मतलब डोमिनेंस था पूरा उनके ऊपर, कोई हमने ये नहीं किया. फिर बाद में जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद देखिए हमने उनको रिजर्वेशन किया, सब कुछ ओपन किया, सब कुछ ये करने के लिए ये कर दिया. मतलब आते हैं स्कूल में बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, वो सब कुछ दे दिया. तो एजुकेशन हमने प्रोवाइड किया है, सब कुछ दिया है. जैसे 1902 में साहू महाराज ने कहा था इनको आगे भागने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, तो हमने हमारे गवर्नमेंट ने किया है. वो सब कुछ सब चीज़ें दी है, लेकिन वो पर नहीं रहता. हम क्या करें? Has the perspective about looking to the backward, so-called backward people changed? Still, mindset. Day by day changing, but that is what is happening in the current situation. No? That is extremism. Some particular group of society doing that. That does not mean that our view is. When it comes to this point, the sample set becomes only 1% of, or maybe 0.1% of the population, those who belong to the so-called backward community, that has got very elite or economically very sound. What about the rest of the people? See, like I'll give you one example, then we'll continue this debate. And don't fall into the trap, because you are future bureaucrats. I'm telling you again and again. Don't bring your personal interest over this. First thing first. At the time of independence, or rather when we say scheduled tribes, we'll talk about tribes. There were more than 400 tribes that are listed. Agree? But अगर आप development देखेंगे तो Minas of Rajasthan, I can list few more tribes. Minas of Rajasthan has used this very. Apart from that, what about others? You go to the northeast region. You go to the south. There are tribes. What about the Jarawas of Andaman? See, I'm coming what you're saying. You're saying that, okay, we should not use the word suppress, because constitutionally legally we have given everything to them. But actually it's not about constitutionally or legally giving a right or a provision to a particular caste or a community. It's about, has that provision created, has removed that psychological barrier which was existing. Nehru what said? He said emotional integration. Has that changed? Yes. Even if we say there are policies, there's a difference between top-down change and bottom-up change. Yes. So bottom-up change is not noticeable, but top-down change is listed the example. You're saying something. नहीं, you can speak. आराम से बात करो, कोई ऐसा इशू नहीं है. कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो एक आध दो वर्ड कंट्रोवर्शियल. सर ये ज़्यादातर वो जो बोल रहे हैं सर, वो शहरों में मतलब यहाँ पर ज़्यादा कास्टिज्म नहीं होता है. मतलब we follow the rule of who is rich and who is poor. हाँ. और ये जो अर्बन मतलब
रूरल एरिया है सर, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होता है। यस, दैट्स ट्रू। हम जब अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो देयर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ब्रॉडली बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। I add few points. यस, Those study in the cities, their understanding about the rulers have much difference. या And those travel in the rural areas and see the actual nature of what happening there, their understanding is different. That's Theoretical making and practical understanding. देयर इज अ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डिफरेंस, दैट्स ट्रू। Sir, but nowadays in the rural is more inclusive. Not that situation you were saying. ऐक ना, let him don't yes आपलं उस्मानाबादला तू बघितलं असेल गावात लामानी लोकांची वस्ती वेगळी असते. मला मराठी येती नाही, हिंदी में बोलो। यहाँ पर भी अगर आप जाओगे ना सर हाँ, गाँव में, हाँ। तो वहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास और जो लामानी और ये कास्ट है, अरे ते उनकी बस्ती अलग होती है सर। बिल्कुल होती है, दैट्स ट्रू। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, ये पूरे इंडिया में है, ये पूरे इंडिया में है। And by calling them backward, we are not integrating them emotionally. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, स्पेशल प्रोविजंस है। प्रॉब्लम इसमें एक चीज आप लोग सब मिस कर रहे हैं, द पॉलिटिकल एंगल। अभी when we'll come to 1990 and we'll see the Mandal Commission's report when VP Singh will, that will change the course of country. That will change the historical perspective of the country. But the first step, this abolition of untouchability, bringing up National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, you know, और आप कह सकते हैं कि उनको एक एजुकेशन, इसलिए देखिए ओबीसीज डोंट हैव अ रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट में सिर्फ एसटी और एससी का रिजर्वेशन है। अभी फिर वो 2006 पहले वो आया 10 साल के लिए, फिर आया 20 साल के लिए, फिर वो आया सीधे 50 साल के लिए। अब 2026 में बदलेगा ये पूरा डिलिमिटेशन। अब लेट्स सी क्या होता है। अगेन वो अगर कोई गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विल नहीं हुआ ना, वो फिर आगे बढ़ा देगी गवर्नमेंट, कर सकते हैं, उनके पास पावर है। बट यस, to bring an a social integration, to change that caste ridden mindset of the country, steps were taken. Fine. एक और चीज़ हुई, एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है, पहले थोड़ा सा उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, देन विल कम टू द UCC. वेरी गुड। मुझे नहीं पता honestly नहीं, I very rarely remember articles. Yes, DPSP. What is this UCC? अरे यार सर उससे पहले मेरे को एक पॉइंट है। हाँ बताओ। कि जैसे आपने बैकवर्ड कहा ना, हाँ मैंने नहीं कहा कॉन्स्टिट्यूट मतलब लीगल। हाँ 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 मुझे प्रॉब्लम है उस वर्ड से पर्सनली, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सप्रेशन और बैकवर्ड के जो है ना, सप्रेस बोलोगे ना तो उसका रिस्पॉन्स गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, मतलब किसी ने किया उसको सप्रेस। बैकवर्ड के उसको बैकवर्ड बोलने से गवर्नमेंट तो जानबूझ के कर नहीं, तो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से पूरा एक किया। आप कहते हो कि गवर्नमेंट कहीं हमारी मेंटेलिटी चेंज हुई है नहीं। अब नक्सलिज्म बोलोगे, वो ट्राइब वो भी बैकवर्ड एजुकेशन, नक्सलिज्म का एग्जाम्पल ले लो, वो भी जो है वो सब बैकवर्ड है इसके अंदर। मगर गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लाई है उनको एक इसमें लाने की है, अंदर लाने की लोगों को, फिर वो खुद आ नहीं चाहते, वो खुद डेवलपमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे, तो एक तो ट्रैप बन गया है ना सर वो। तो इसमें सुनो, हम कैसे कह सकते हैं कि सब उनको सब ये कर रहे सर अब वो पॉलिटिकल एंगल बन गया, हर कोई जो लीडर्स है वो अपना फायदा देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, लिसन, व्हाई यू कम टू दिस क्लास? बिकॉज यू हैव अ ट्रस्ट कि जो यहाँ पढ़ाया जाएगा इट विल बी बेनिफिशियल, ठीक है ना? What you're saying that Naxals are not responding because still that emotional integration or emotional unification, government has failed on certain parts. You should accept that. No government is perfect. Failure is a part. हर गवर्नमेंट में कोई ना कोई फेलियर होता है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। नक्सली क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी सरकार वो भरोसा नहीं बता पा रही है, वो जनरेट नहीं कर पा रही है वो ट्रस्ट सरकार के ऊपर। जो नक्सली या जो एक फ्रिंज लाइन एलिमेंट्स आप सोसाइटी के कह रहे हो,
जो सोसाइटी का मेन स्ट्रीम का पार्ट, ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन हुआ है. You can understand what I wanted to say, that always calling, no one is no, backwardness is not something which is static, is it so? No. आपने तब भी उन्हें बैकवर्ड कहा, 70 साल बाद भी आप बैकवर्ड कह रहे हो. दिस शोज दैट वी आर नॉट सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग. आज भी प्रोटेस्ट होते रहते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्टेटस मिले, रिजर्वेशन का हो रहा है ना, सब जगह हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है. क्यों? Because somewhere as a society, as a nation state, we have failed to provide equality of opportunity or of status to all the sections of the society. And this backwardness is a result of suppression, which is having a long history of more than 2,000 years. From Varna system, I'll even beyond that, we have evidences, है ना. So what I'm saying is कि backward कहने से किसी को आप उसको एक restriction दे रहे हो ना. मुझे उस word से problem है. You can give another word to that. That is totally my personal opinion. Fine. Somewhere we have failed. हम एक बहुत बड़े तबके को वो एक एहसास नहीं दिला पाए कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. अर्बन में, क्योंकि अर्बनाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. एक अर्बनाइजेशन एक इकोनॉमिक मोटिव होता है अर्बनाइजेशन में. इसलिए आप शहरों में तो देखोगे ठीक है, अमीर गरीब, एक रिच सोसाइटी है, एक मिडिल क्लास सोसाइटी, एक पुअर सोसाइटी है, क्योंकि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. लेकिन व्हेन यू गो टू द रियल इंडिया, which is scattering more than 1/3 of the population, there you will see that yes, the society is being divided. On what? Still on these grounds. This is reality. आप इसको accept करिए. Fine. So somewhat we have we are unable to reach to that level. What you said is the top down is okay, but when you top to down is okay, but from bottom to up there are lacunas. Fine. So first step was taken at that point of time. We're talking about this UCC. Yes. Same civil laws for all religions. All sections of society. अच्छा, एक बात बताओ, what is secularism? Before coming to UCC, I am asking a very simple word. What is secularism? Secularism is the concept in which the government cannot promote a particular religion. Either we call as a state cannot promote a particular religion as a matter of their state purpose. Sure. There's a separation from state and religion. That's not here. Here it's like respect for all religions. Tolerance. Equal consideration of religion in context of India, while no consideration of religion in context. Number one, yes. Number one, when we say secularism, that state has no religion. First part. By the official definition. Yeah. State has no religion. And state respects and will work towards preservation of all religion equally. That is what, भैया छुट्टी मिल रही ना, दिवाली की और ईद की भी छुट्टी है, दिवाली की भी छुट्टी है, क्रिसमस की भी छुट्टी है, गुरुपुरब की भी छुट्टी है, सबकी है ना. क्यों? हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना है. लेकिन इफ यू से व्हाट इंडिया का रिलीजन क्या है, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं. सो देयर आर टू पार्ट्स व्हेन वी से सेक्युलरिज्म. नंबर वन इज state has no religion. Second, state will respect, recognize, and it will preserve. It will try to preserve as a part of whole integrated culture all the religions. And in that now comes the concept of UCC. क्या कहता है भाई, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? 42 ना? 44. Article number 44 says that maybe notes पर सभी मतलब जो भी है ना, सभी यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबको इम्प्लीमेंट किया जाए. जो सिविल लॉज हैं, हाँ, मतलब उसमें ये डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसने गवर्नमेंट जो भी कोई इम्प्लीमेंट करेगा ना, तो उसके ऊपर सबको एक समान लिखकर इम्प्लीमेंट करना चाहिए. अच्छा, गुड. और हाँ, ये है वो यूसीसी इन क्रिमिनल लॉज, वी डोंट हैव इन सिविल. नहीं, यूसी जब सिविल कह दिया तो क्रिमिनल कहाँ से आया?
नहीं उसमें है ना सर नहीं, no doubt, criminal laws is uniformly applicable throughout the country. But when it comes to civil laws, we have different laws for different religion. This is what. But when we talk about uniform civil code or DPSP ka basic, if you'll see the soul of DPSP is that when and where, the government or the state will be having resources and it will be eligible, this can be done. But I believe that before going for this UCC, first create a uniform society. Creation of a uniform society is more important, is the first step towards UCC. अब एक बात बताओ, like triple talaq, many of the, or wherever religious clerics comes ना problem आ जाती है. Triple talaq पे there are many religious clerics who are saying that हम इसे नहीं मानते because this is an interfere in our religion. This is an interfere in our personal laws. And government says that this is something which is going towards, we are moving towards UCC. But why only one religion? देखो divorce के लिए laws तो already exist कर रहा है ना. What is the idea of triple talaq? What the new law says? Huh? What does the new law says? Sir, इसमें if anyone gives an instant talaq, then that person will be jailed for 3 years, and there will be a different a body, a tribunal, which will decide upon this case. ठीक है, I also oppose the single pronunciation of divorce, and I also oppose. That's not even from Islamic law point of view. That is something which is not applicable. We have to. Supreme Court ने तो पहले कह दिया ना, ये तलाक वैलिड है ही नहीं. अब जब तलाक वैलिड है ही नहीं, सज़ा किस बात की? When you say law, दूसरी चीज़, it is the responsibility of the wife to prove that divorce has been pronounced. This is the first time in any legal system. It is the onus of, or the responsibility of proof has put on the victim. Like if you'll see in rape case, it is not the responsibility of victim कि मेरे साथ हुआ. It is the responsibility of the accused कि मैंने ऐसा नहीं किया. वो ये प्रूफ, बेसिकली अगर आप लीगल जुडिकेचर में जाएंगे तो वो ये प्रूफ कर रहे हैं. यहाँ कुछ और हो रहा है. आई एम नॉट अपोजिंग ऑफ क्रिमिनलाइजेशन और पेनल प्रोविजंस जो हैं वो गलत हैं. आप इसे बिल्कुल रोकिए, और इसको रोकने का बहुत अच्छा तरीका था. लाइक इन मुस्लिम्स, मैरिज इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. वी हैव अ प्रॉपर निकाहनामा, और वहाँ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो, वहाँ आप पूरी कंट्री के लिए एक निकाहनामा मॉडल जनरेट कर दीजिए. दिस वी आर सेइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. ये जनरेट कर दिए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिख दीजिए कि भैया ये नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो इट विल बी पेनलाइज्ड. सी दिस इज, आप जब हम कहते हैं ना सोशल इंक्लूजन, आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि सरकार हमें साथ में लेके चल रही है. यहाँ अगर एक मतलब वो कहते हैं ना कि वो 100 गुनाहगार छूट जाएं चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए. क्यों? इसके पीछे भी तो ये रूल ऑफ लॉ आता है ना. नेहरू जी से ये गलती हुई. Why I am talking of this? Because he came up with Hindu Code Bill. 4 पार्ट थे उसके. हिंदू कोड बिल आता है. ये सोशल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, और इसी सीरीज में हिंदू कोड बिल आता है, जिसमें पहला था द राइट टू प्रॉपर्टी एंड मेंटेनेंस. Number 1. Number 2, raised the age of consent and marriage, both. Second part में जो मैरिज का कंसेंट का एज था और जो मैरिज का एज था, वो abolished polygamy. What is polygamy?
and right to divorce, because prior to this in Hindu community the women were not having right to divorce. Islam they have, खुला का ऑप्शन होता है. अब इस पे नेहरू जी वॉज हेविली क्रिटिसाइज्ड, इस पे ही वॉज हेविली क्रिटिसाइज्ड. वाई? बिकॉज दिस वॉज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज. नंबर वन. पीपल आस्क व्हाई नॉट मुस्लिम्स? वहाँ भी तो वुमेन सप्रेस हो रही है, वहाँ भी तो औरतों पे जुल्म हो रहा है. ही वॉज साइलेंट. एंड अगर उनका कहना था, जो क्रिटिक्स थे, कि अगर आपको यही करना है तो वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर दिस? Why there is no UCC? Why this is only restricted to Hindu, restricted only to Hindus, not you are extending this to Muslims? And this is Hindu Code Bill became एक आप देखेंगे कि इनिशियली एक कंट्री में एक पॉलिटिकल एक एटमॉस्फेयर था जो कम्युनल नहीं था, लेकिन ये यहाँ से एक जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट के टाइम हिंदूज के अंदर फीलिंग आई कि ये क्या हो रहा है. when the you know the Muslim constituencies, in Muslim constituencies Hindus were denied to right to vote, that created a rift here also. क्योंकि तब भी सोसाइटी तो पैट्रियार्कल थी ना, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमेन को इतने राइट, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट क्रिएटेड अ रिफ्ट, दैट क्रिएटेड अ रिफ्ट. आफ्टर दिस पार्ट वी कम टू द रूरल अपलिफ्टमेंट. ज़रूरी था क्योंकि गांधीयन फिलॉसफी क्या कहती है? If we want development, we should move towards the rural area. रूरल से अर्बन की तरफ जब आप डेवलपमेंट को टारगेट करेंगे तभी आप सही उसमें डेवलपमेंट कर पाएंगे. और इसी उसमें सबसे पहले 1952 में शुरू हुआ CDP, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. CDP 1952 इंपॉर्टेंट है, देख लेना थोड़ा सा. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और CDP 1952. क्या था ये CDP? उनका ये कहना था कि हमें इकोनॉमी को अगर सेल्फ रिलायंट बनाना है, जो हमारा टारगेट था कि हमें इंडियन इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना है, तो सबसे पहले हमें गांव को सेल्फ रिलायंट बनाना पड़ेगा. इन दिस CDP देयर वाज वी टॉक्ड अबाउट हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, बहुत सारे प्रोग्राम्स उसमें चले. तो क्यों? ताकि हर गांव सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो. क्योंकि जब तक आप गांव को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जब तक आप रूरल इंडिया को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, दैट कैन नेवर बी रिफ्लेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो CDP एम्ड एट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पंचायत का भवन, कम्युनिटी सेंटर. अब आप देखते हैं ना गांव में अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं, अब आप जाते हो, जो रूरल उससे होंगे उनको एक कम्युनिटी सेंटर होता है, पंचायत भवन होता है, स्कूल है, एक वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी होता है, खाद और बीज और जो है ना वो भी होता है. उसके अलावा स्कूल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं. गांव में ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, दिस वाज द ब्रॉडर आइडिया ऑफ CDP or the community development program, where village can become self-reliant. Village can become self-reliant. दूसरा एक लेके आए जो Ripon is famous for what? Lord Ripon. Ripon, self-governance, local self-government. Ilbert Bill तो वो बात की बात थी, मतलब when we say father of local self-government, it is Lord Ripon, है ना. पंचायती राज लाने की कोशिश, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट, नेहरू वाज बिलोंग टू द गांधीयन थॉट, गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट, एंड उन्होंने कहा कि नहीं, हमें रूरल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. और इसी सीरीज़ में 1959 में पंचायती राज प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन इट फेल्ड. पंचायती राज शुरू तो हुआ लेकिन it failed. Which committee was appointed first of all? Which Mehta? There are two Mehtas. हाँ, तो बलवंत राय था कि अशोक था? नेहरू के टाइम पे बलवंत राय मेहता. Yes, the first committee that recommended about this 3-tier structure, बलवंत राय मेहता committee. CDP was also, अगर हम एनालाइज करें तो पंचायती राज भी उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाया,
और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी नहीं दे पाया। वजह वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जितने चीज़ें हमने CDP में ली गई थी, चाहे हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, ये किस में आती थी? सब किसका स्टेट का जुरिस्डिक्शन था। तो स्टेट्स ने भी उतना एंथुसियाज्म नहीं दिखाया इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। दैट्स वाई दीज टू थिंग्स फेल्ड। सो ब्रॉडली इफ आई स्टॉप हियर अबाउट द इंटरनल, तो आपको एक समझ में आया कि हाउ फ्रॉम इलेक्शंस, then we have institution building, then we have science and tech, bureaucracy, socio-economic changes, then the rural upliftment. This was broadly the achievements, or rather broadly the steps taken up by Nehru. But now India was a sovereign country, and India was an independent country. Now we are no more dependent on Britishers for a foreign policy, and that's why initial stages में हमारी foreign policy बहुत ज़्यादा crucial थी कि what line of diplomatic relation we are going to adopt. कोल्ड वॉर का दौर था, दुनिया बट रही थी, स्पेशली सोवियत यूनियन और अमेरिका हर नए आज़ाद होते मुल्क पर बड़ी लालच भरी नज़र से देखते थे, और इंडिया पे तो सबकी नज़र थी कि ये किधर जाएगा। नेहरू वॉज वेरी ही वॉज अ विजनरी। उन्होंने बोला कि हम किधर भी नहीं जा रहे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? यस, नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। उन्होंने कहा कि ये जो हम नए अफ्रीका और एशिया के जो नए देश जो आज़ाद हो रहे हैं वो एक साथ आएँ, हम एक थर्ड पार्टी बनाते हैं जो किसी की तरफ नहीं है। हम एक थर्ड पार्टी बना रहे हैं जो किसी की तरफ नहीं है, ना अमेरिका की तरफ है, ना सोवियत यूनियन की तरफ है, और हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। हम सबके साथ अच्छे रहेंगे, हमारी दुश्मनी भी किसी से नहीं होगी, एंड विल बी गुड टू नो। इसके अलावा वो दौर था, नाटो बनता है, उसके अलावा दूसरे और रीजनल ब्लॉक्स बनते हैं, सेंटो, दैट बगदाद पैक्ट वाज देयर, अपार्ट फ्रॉम दैट सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जो इंडिया को इनवाइट करते हैं, बट नेहरू totally remained neutral, and he always opposed making of making of such blocks, because actually it was such kind of blocks which was the result of world wars. आप पहले वर्ल्ड वॉर में भी देख लीजिए, दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी देख लीजिए, यही तो बना था ना। कंट्रीज़ ने अपना एक कार्टल लिया, एक यूनिटी ब्लॉक बना लिया था, और वो आपस में लड़ रहे थे। सो नेहरू ऑलवेज अपोज्ड, एंड ही ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल ऑन सच अब वेस्ट ने ये देखा, वेस्ट को इंडिया में वेस्टेड इंटरेस्ट हमेशा से था, स्पाइसेस में उनको हमेशा से इंटरेस्ट था, और आफ्टर इंडिया वाज सो मच एक्सपोज टू वेस्ट आफ्टर कॉलोनाइजेशन, उनको पता था कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल कितना है। तो वो व्हेन नेहरू वाज अडॉप्टिंग दिस न्यूट्रल पॉलिसी ऑफ व्हेन नेहरू वाज अडॉप्टिंग दिस नॉन अलाइंड पॉलिसी, वेस्ट कॉल्ड इट एन इमोरल न्यूट्रलिटी। बोले तुम गलत हो, इमोरलिटी सही नहीं है। नेहरू ने बोला भैया वी आर अ सॉवरेन कंट्री, you will not tell us what we have to do, you will never dictate, those days are gone, now we are a country will take a stand by ourselves. इसी के सीरीज में द बेलग्रेड नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस, इजिप्ट से प्रेसिडेंट नासिर थे, यूगोस्लाविया से टीटो एंड नेहरू, ये तीनों नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड करते हैं पूरी दुनिया में, और एक ऐसी एक ऐसा यूनियन बनने लगता है जो किसी की तरफ नहीं है और किसी के खिलाफ भी नहीं है। देखो दोनों चीज़ें थी। इट वाज नॉट कि आप किसी के साइड नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, बट स्टिल वेस्ट वाज नोइंग दैट नेहरू इज a socialist, is somewhat who is having a socialist tilt. One more thing when we talk about foreign policy of Nehru, how the relations were with Pakistan. Former Prime Minister Vajpayee said it this was a very beautiful statement. You can change your friends but you can't change your neighbors. वाजपेयी जी ने ये कहा था, अच्छी बात कही थी। मतलब देखो जंग से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। स्टार्टिंग में तो नेहरू जी ने मतलब पीस मेंटेन करने की कोशिश, क्या किया था? पीस मेंटेन करना ही। हाँ वो देखो वो तो ज़रूरी था ना, वो भी नए थे, हम भी इतना वो नहीं था, क्योंकि 47 में हमने देख ही लिया था कश्मीर के टाइम पे। जैसे इंडिपेंडेंस हुआ ना उसके साथ अपनी इकोनॉमी इतनी ठीक नहीं, मतलब
हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी, इसलिए हमने मतलब जब भी है ना ऑलवेज डिफेंसिव मोड ही लिया, एग्रेशन नहीं। हमने कभी एग्रेशन दिखाया ही नहीं आज तक आप अगर some people say that in 1971 Mrs. Gandhi showed aggression, but that was not an aggression. That was a necessity to save our own country. Yes, there was a Nehru, popularly known as Nehru Liaquat Pact, जिसमें कम्युनल वायलेंस और इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान को 550 million rupees we granted them. And the most important part was the Indus Water Treaty, which was becoming a part of dispute. तो नेहरू जी इंडस वाटर ट्रीटी होती है, इंडस वाटर ट्रीटी में क्या था? वो 60% पोर्टेज से कुछ था ना, वो इसके ऊपर पानी छोड़ने का, और वहाँ पे कोई डैम बना है वैसे है ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन था इंडस रिवर सिस्टम का. हाँ सर, उसमें से 3 रिवर आपने को Yes, वो yes. उनको दे, हाँ। That Indus, Jhelum and Chenab. Indus, Jhelum and Chenab, इसका वाटर जो है वो, मतलब हम उसके ऊपर कोई एज सच ब्रॉडर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे. नीचे का भी नीचे की, हाँ अब वो इसीलिए तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया था. एंड दिस इंडस वाटर ट्रीटी वाज फैसिलिटेटेड बाय वर्ल्ड बैंक, बीच में था, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे याद है. There was a very good question in UPSC. The Potomac and Thames is affected by the flow of Indus. Elaborate. Potomac and Thames, the flow of Potomac and Thames is affected by flow of river Indus. इंटरनल IR का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का नहीं. Potomac is Washington, Thames London, and Indus is China, originating in that part, India and Pakistan. Sometimes question comes in this manner also. It was basically कि what is the role of US and UK, or rather what is the role of West in this India, China, Pakistan जो relations हैं इसमें. So broadly नेहरू समझ में आए? कोई डाउट? अब एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया. ये सब तो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसने हिट किया कंट्री को उस दौर में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी अब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिबेटेबल इशू था, एंड दैट वाज द इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज. बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये, इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज. जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी पार्टीशन से पहले, तब एक मतलब दैट वाज अ कॉमन पार्लेंस कि अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदुस्तानी, देवनागरी एंड पर्शियन स्क्रिप्ट, दैट इज उर्दू, दैट विल बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज. लेकिन हुआ क्या, पार्टीशन होता है, पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान अडॉप्ट उर्दू एज इट्स नेशनल लैंग्वेज. ऑन द अदर हैंड वी हैड द सदर्न स्टेट्स, वी हैव गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जिनकी अपनी एक लैंग्वेज थी, अपनी एक स्क्रिप्ट थी. और see what is the role of language? The role of the language is to integrate the people. To integrate the people. Or language is not only a tool for communication, but language is it's not only a medium of communication, but language is a tool of socio-cultural development. तो हर किसी का अपनी लैंग्वेज के साथ एक कल्चरल, एक सोशल, एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है. अब पाकिस्तान बन गया तो ये वाली बात तो ख़त्म हो गई, वो हिंदुस्तानी वाली बात तो चली गई. अब आया ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी देश की, तो बोली कि पहले जो है वो हिंदी को प्रमोट किया जाने लगा कि पहले इंग्लिश होगी, फिर ग्रेजुअली हम उसे, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में थे, हम ग्रेजुअली हम उसमें शिफ्ट होंगे. लेकिन जैसे ये वाली बात आती है
हिंदी को वेटेज मिलने लगता है। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग थे, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग मेंबर्स थे, उनके अंदर एक अनरेस्ट आने लगता है। उनको ये लगता है कि अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल लैंग्वेज। व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? कोई नहीं है। 8th शेड्यूल में क्या लिस्टेड है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सी दिस इज ट्रिकी वन। When the question of Hindi as an official language came, the southern states, especially the southern states, they were very much detrimental. बोले यार ये गलत हो रहा है, उनको ये लगा कि हम नेग्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ऑल्दो एक सवाल आया कि सारी लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है। एट दैट टाइम 14 लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट द ड्राफ्ट। बोले कितना बल्कि हो जाएगा, हर चीज़ को 14 लैंग्वेज में निकालो। तो उसमें ये फिर इश्यूज बढ़ने लगे। फॉर दैट वी हैड द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इन 1956। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1956 ये बनता है, और इसमें ये क्या इसका प्रोविजन ये कहता है, समव्हाट आई एम मिसिंग, यस दैट उसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया दैट हिंदी शुड प्रोग्रेसिवली रिप्लेस इंग्लिश बाय 1965। 1965 आते आते ये, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में थे, सारे ऑफिशियल वर्क इंग्लिश में ही हो रहा था, तो धीरे धीरे हम इंग्लिश को रिप्लेस करेंगे हिंदी से। सदर्न स्टेट्स का ये कहना था दैट हिंदी इज एज फॉरेन टू अस एज इंग्लिश। बोले फॉर अस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, सब बराबर है हमारे लिए, दे आर बोथ आर फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर अस। एंड दिस इज वेयर यू नो Official Language Act 1963 came, and where Hindi and English were declared as the official work। और उसमें ये भी था अगर जैसे जो states में होगा they will use their own official language। लेकिन as we discussed earlier that language is it's a tool of socio-cultural development। धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी linguistic basis पे states formation करने की, कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स अलग बनाए जाएं। सबसे पहले ये यू नो यस दिस वाज पी श्रीमालू है ना। ही वेंट ऑन अ 58 डे हंगर स्ट्राइक, क्योंकि जो मद्रास के हाँ पट्टी आंध्र प्रदेश वाला, एकदम से ये मूवमेंट इट टेक प्लेस व्हेन ही डाइड। व्हाट ही वाज डिमांडिंग दैट मद्रास स्टेट जो है इट वाज ह्यूज, और उसको बाइफरकेट किया जाए द तमिल एंड द तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन में। ही वाज डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। नेहरू इनिशियली देखो वो भी बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और सब चीज़ थी। पहले ये हुआ था एक बात दैट JVP कमीशन, JVP yes, that they opposed the formation। JVP means जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड P सीतारामैया, इन लोगों ने अपोज किया। इनका ये था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं, हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के हिसाब से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। फाइन। फिर 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैज़ अली पन्निकर एंड हृदयनाथ कुंजरू। एक कमीशन बनता है और वो फाइनली ये रिकमेंड करते हैं दैट दे रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो वो श्रीमालू की हंगर स्ट्राइक और डेथ के बाद मद्रास बाइफरकेट होता है आंध्रा और तमिलनाडु में 52 में। उसके बाद ये रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, ये 55 में अपनी रिपोर्ट देता है, और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है एंड कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 UTs। 14 स्टेट्स, 14 स्टेट और, लेकिन अभी भी 2 स्टेट्स का डिवीजन नहीं होता, पंजाब और बॉम्बे। पंजाब और बॉम्बे का अभी भी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, एंड दैट कम्स पंजाब बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र with
in 1960. Same happened with Punjab, and Punjab was that PEPSU, the Punjab and East Patiala State Union, that was bifurcated into 3 states of Punjabi speaking population of Punjab, non-Punjabi the Haryana, and the hilly region of Himachal in 1966. ये और further divisions होते हैं. So this was because of language. This is the language or the linguistic issue or the official language issue.